नमस्कार। मेडिसिन वर्ल्ड हिंदी में मैं डॉक्टर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में। सबसे पहले थोड़ा हम अपने स्पाइन पर नजर डालते हैं। यह हमारा स्पाइन हो गया, संपूर्ण स्पाइन, और इन उभरी हुई चीजों को वर्टेब्रा कहते हैं। हालांकि इसकी आकृति अलग होती है और यह पीछे पोस्टीरियर देखने में उभरा हुआ होता है। इसकी सही आकृति कुछ ऐसी होती है। हमारा संपूर्ण स्पाइन इन वर्टेब्रा का ही बना होता है और उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है जैसे एक के ऊपर एक वर्टेब्रा को सजाया गया हो, स्टैक किया गया हो। ऊपर के 1 से लेकर 7 नंबर के वर्टेब्रा के बीच की दूरी को सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। इसके अंतर्गत टोटल 7 वर्टेब्रा आता है और 8 नर्व रूट आते हैं, जिसे मेडिकली C1 से C7 तक गिना जाता है। उसके बाद मध्य के T1 से T12 के बीच की दूरी को थोरेसिक स्पाइन कहते हैं। इसके अंतर्गत टोटल 12 वर्टेब्रा आता है और 12 नर्व रूट भी आते हैं, जिसे मेडिकली T1 से T12 तक गिना जाता है। उसके बाद नीचे के L1 से L5 की दूरी को लंबर स्पाइन कहा जाता है, जिसे मेडिकली L1 से L5 तक गिना जाता है। इसके अंतर्गत 5 नर्व रूट आता है। उसके बाद होता है हमारा सैक्रम। इस पार्ट को हम सैक्रम कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्टेब्रा के बीच में एक कुशन जैसी संरचना होती है, जिसे वर्टेब्रल डिस्क या इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के मूवमेंट के अनुसार हमारे रीढ़ के वर्टेब्रा को आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, साथ ही हमारे रीढ़ को मजबूत सपोर्ट भी देता है। हमारा संपूर्ण अपर लिम्ब इसी स्पाइन से जुड़ा होता है और सबको हमारा यह स्पाइन ही संभालता है। अब इस हरे वाले पार्ट को देखिए। इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यह ऊपर हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है और नीचे लंबर स्पाइन तक आता है। इसके बाद इसकी संरचना कुछ पतली हो जाती है और कुछ भाग सैक्रम तक भी आते हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि यह स्पाइनल कॉर्ड क्या है। सामान्य और सरल भाषा में समझें तो इसे हम नर्व का एक बंडल कह सकते हैं। हालांकि इसकी संरचना विशेष होती है और अगर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी पर बात की जाए तो 100 से अधिक पार्ट होंगे और इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए हम आपको सामान्य भाषा में समझाते हैं ताकि आप आसानी से सब कुछ समझ जाएं। हमारे शरीर का 90% नर्व इसी स्पाइनल कॉर्ड के तहत आता है, जिसमें सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिस्क नर्व या उसे ऑटोनॉमिक न्यूरॉन भी कहते हैं। सेंसरी नर्व हमारे दिमाग को यह सूचना देता है कि कौन सी वस्तु ठंडा, गर्म या फिर हानि पहुंचाने वाला है। मोटर नर्व हमारे दिमाग को यह सूचना देता है कि अगर हम गलती से किसी हानिकारक वस्तु को छू देते हैं तो फिर अचानक ही हम जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये जो हाथ पीछे खींचने की गति, शक्ति या इंडिकेशन है, यह मोटर नर्व के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। मिक्स्ड नर्व हमारे शरीर में पाचन, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर या फिर अन्य कई मेटाबॉलिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की सूचना को हमारे मस्तिष्क को प्रदान करता है। अब हम आते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस पर। यह स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होता है? हमारे मस्तिष्क से शुरू होकर लंबर स्पाइन तक आने वाले
स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रा के बीच से ही होकर गुजरता है। इस वर्टेब्रा के बीच की जगह को स्पाइनल कैनाल कहते हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि नर्व का एक बंडल है, वह स्पाइनल कैनाल से तो गुजरता है, पर इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि यह स्पाइनल कैनाल से टच नहीं करता है। स्पाइनल स्टेनोसिस में हमारे यह स्पाइनल कैनाल ही सिकुड़कर संकीर्ण अथवा छोटा हो जाता है, या फिर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्पाइनल कैनाल की आंतरिक बनावट बढ़ जाती है, फलस्वरूप स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बनने लगता है। चूंकि स्पाइनल कॉर्ड के सहारे ही सभी नर्व पास करते हैं, तो नर्व पर भी दबाव बनेगा और जिस वर्टेब्रा के आसपास यह स्टेनोसिस होगा, वहां से गुजरने वाले नर्व रूट जिस कार्य के लिए भी जिम्मेदार हैं, उसके कार्य को बाधित करेगा। आमतौर पर यह सर्वाइकल एरिया या फिर लंबर एरिया में अधिक देखा जाता है, परंतु अब बाद में यह कभी कभी थोरेसिक एरिया में भी होते देखा गया है। इन्हीं नर्व रूट में से किसी नर्व पर अगर दबाव आ जाए तो हमारे शरीर के उस भाग जिसके सही संचालन के लिए वह रूट जिम्मेदार है, तो उस अंग में दर्द, जलन, सूनापन, उस अंग का कमजोर हो जाना या उस अंग का परमानेंट डैमेज हो जाना भी हो सकता है। अगर एक बार वह नर्व डैमेज हो जाए तो आपका वह अंग हमेशा के लिए बेकार हो जाता है, जिसे ठीक करना लगभग असंभव सा होता है। अगर स्टेनोसिस से दबाव अधिक होगा तो डिस्क बल्ज की संभावना भी बढ़ जाती है। डिस्क बल्ज भी हो सकता है, रप्चर भी हो सकता है, नहीं तो नर्व तो वैसे ही दबने वाला है। अगर यह शुरुआती कंडीशन हो तो प्रभावित व्यक्ति के हाथ, पैर, गर्दन आदि अंगों में दर्द, सूनापन, प्रभावित अंगों का कमजोर हो जाना आदि समस्याएं हो सकती है। अगर यह बढ़ा हुआ है तो फिर कोई अंग परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है। परेशानी कैसी होगी और कौन से भाग में होगी, यह निर्भर करता है कि स्टेनोसिस आपके स्पाइन के किस एरिया में हुआ है। अब मेरी सलाह है कि अगर आपको गर्दन या फिर आपके कमर में दर्द है, सामान्य उपचार अथवा 3-4 महीने से दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, कभी यह बहुत कम तो कभी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, सूनापन और उस अंग में कमजोरी भी प्रतीत हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ या फिर न्यूरो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे मेरी सलाह है कि आप न्यूरो डॉक्टर को ही दिखाएं। भारत में हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास इसका सही समाधान नहीं होता है। एक बार अगर स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाए तो उसका उपचार बहुत कठिन होता है। आपके डॉक्टर आपको NSAIDs औषधियां, स्पाइनल इंजेक्शन आदि दे सकते हैं। सही एक्सरसाइज से कुछ फायदा जरूर होता है। देखा जाए तो यह स्लिप डिस्क अर्थात डिस्क बल्ज या रप्चर ऑफ द डिस्क से भी खराब कंडीशन होता है। आजकल न्यूरो सर्जरी के फील्ड में बहुत इनोवेशन हुआ है। रोज रोज नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए प्रोसीजर इजाद हो रहे हैं। आजकल इसका भी सर्जरी होने लगा है। रोग की अधिकता के हिसाब से आपके डॉक्टर तय करते हैं कि आपका सर्जरी किया जाए या फिर वैकल्पिक व्यवस्था से ही काम चलाया जाए, क्योंकि सर्जरी के समय बहुत कठिनाई आती है। एक मिस्टेक और फिर कोई अंग बेकार हो जाता है। अतः ऑपरेशन की नौबत आए तो कुशल न्यूरोसर्जन के देख रेख में ही सर्जरी कराएं। ऐसा नहीं कि कोई आप पर ही एक्सपेरिमेंट कर जाए। उपचार के समय आपके डॉक्टर आपको एक्सरे, CT स्कैन, MRI आदि जांच की सलाह देंगे। MRI से यह आसानी से पता चल जाता है। आपके डॉक्टर आपको चलाकर आपके किन्हीं अंगों पर मेडिकली जो हैमर होता है छोटा सा, उसे मारकर चेक करते हैं कि आपका कौन सा पार्ट सही काम कर रहा है, कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है। इसके बाद वह तय करते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी भी कराया जाए अथवा नहीं। वैसे फिजियोथेरेपी तो सभी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे ही। फिजियोथेरेपी ऑपरेशन से पहले भी कराया जा सकता है या फिर बाद में भी करवाने की सलाह देंगे। धन्यवाद। स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में आप अब लगभग काफी कुछ जान गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई सवाल हो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।